हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हमारी सेकेंड क्लास है चैप्टर फर्स्ट की। हमारा चैप्टर फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और वो सारे न्यूमेरिकल्स। आज की क्लास में अपन लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ शायद 10th क्लास में नहीं पढ़ा। कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ एक लॉ है जो हमको दो चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है। मान लो अगर दो चार्जेस हैं, एक है प्लस क्यू और एक है माइनस क्यू या वॉटेवर, तो ये जो दो चार्जेस हैं और ये चार्जेस एक दूसरे से आर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली अगर ये प्लस और ये माइनस है तो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, और अगर ये दोनों प्लस हैं तो वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। तो वो फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा ये बताता है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स ने बताया था द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। मान लो अगर ये 10 कूलम का है या 8 कूलम का है तो इट इज़ 10 × 8, है ना। एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच का जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसको अपन क्या कहते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर हम इसको लिखें तो दिस इज इक्वल्स टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको अपन स्मॉल k से डिनोट कर रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट। हेयर k इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो k की वैल्यू, अगर मान लो ये दो चार्ज वैक्यूम में या एयर में रखे हुए हैं फ्री स्पेस में, अगर ये दो चार्ज फ्री स्पेस में है तो k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये दो चार्जेस हवा में रखे हैं या फ्री स्पेस में या वैक्यूम में है तभी k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। ये यूनिट भी आपको याद रखनी होती है। ठीक है, ये वैल्यू कैसे आई, 1 की वैल्यू 1 है तो है, 4 पाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे है 8.83 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। तो हम यहाँ पे रख के 1/4 पाई ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो हम डायरेक्ट k की वैल्यू याद रखेंगे, k इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ अगर दो चार्जेस फ्री स्पेस में है तो न्यूमेरिकल आएगा तो आपको सीधे ये वैल्यू रखनी है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन फ्री स्पेस इज़ 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। न्यूटन में आएगा, यस और नो, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड रखते हैं, साइन नहीं रखते। साइन तो हमको पता चल जाएगा, अगर प्लस और माइनस है तो अट्रैक्टिव फोर्स है, और अगर प्लस और प्लस या माइनस और माइनस है तो रिपल्सिव है। अट्रैक्टिव फोर्स के आगे हमेशा नेगेटिव साइन आता है। मतलब अगर फोर्स के आगे -10 न्यूटन है मतलब वो फोर्स अट्रैक्टिव है, और अगर रिपल्सिव फोर्स है तो वो हमेशा प्लस में आएगा। ऑब्वियसली प्लस प्लस प्लस, और अगर दोनों माइनस है तो माइनस माइनस भी प्लस। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे ये इसका फोर्स का फॉर्मूला होता है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हमको यहाँ से डेफिनेशन निकालनी है 1 कूलम की। व्हाट इज़ 1 कूलम। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 1 कूलम, मतलब दो एक कूलम के चार्ज
एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। r इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो f इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा, सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो हम इसका यहाँ से वन कूलम की डेफिनेशन क्या देंगे? 1 कूलम इज़ द चार्ज व्हेन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर and applied a force of 9 when two charges separated by 1 meter and applied a force of 9 into 10⁹ newtons on each other, then the value of charge is 1 कूलम। यदि दो चार्ज एक दूसरे से, कोई से दो चार्ज एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं और अगर वो एक दूसरे पे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स। क्यों? क्योंकि ये सेम चार्ज है, सेम। अगर इतने का रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं तो पक्का वो दोनों चार्जेस कितने कूलम के हैं? 1 कूलम के हैं। ये 1 कूलम की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पे आपको 1 कूलम की डेफिनेशन 1 नंबर के लिए कभी कभी आती भी है, तो ये डेफिनेशन याद रखनी है। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद हम लोगों को, हाँ, कूलम जो है बेसिकली बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो जब भी फोर्स, मतलब जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे, 1 कूलम मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज है। इसका एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, कि आगे जाके देखोगे, पता नहीं नेक्स्ट चैप्टर में शायद, कि 1 कूलम के चार्ज को यदि हमें ट्रांसफ़र करना है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितने तो भी टाइम में, तो नहीं के तो कितने तो भी रेट से, तो कितना टाइम लगेगा? तो उसमें लगते हैं 326 ईयर्स ऐसा। तो 1 कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज होता है, इसलिए चार्ज की यूनिट हमेशा हम लोग जो यूज़ करते हैं वो या तो मिली कूलम या माइक्रो कूलम होती है। मिली यानी 10⁻⁻3, माइक्रो यानी 10⁻⁻6। अब उसके बाद क्या होता है, मान लो अगर दो चार्जेस हैं, अब अपन पढ़ते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम लोग इसके साथ साथ पढ़ते जाओ, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सब स्किप हो जाएगा। सबसे पहले बुक्स जो भी हैं वो रेफ़र करो और फिर उसके साथ साथ ये पढ़ते जाओ, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई दो चार्जेस हैं, अब ये दोनों चार्जेस किसी मीडियम में रखें, मतलब मान लो पानी में रखें, तो भी ये फोर्स लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे मतलब फॉर्मूला यही होता है, ये वैल्यू नहीं होती के की। तो यहाँ पे जो फोर्स इन मीडियम होता है बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/4πε0 था, यहाँ पे 1/4πε होगा। एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, एप्सिलॉन क्या होगा वो अभी मैं बताऊँगी। Q1 Q2/r² होता है, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन इज़ द, यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है, यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है दिस यू कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिफाइन करती हूँ, अब हमको पता चल गया एक चीज़ और होती है जिसको अपन कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के, ठीक है। अब ये कैसे आता है? जब हम फोर्स इन वैक्यूम को फोर्स इन मीडियम से डिवाइड करें, मतलब यही दो चार्जेस हैं, उतनी ही डिस्टेंस पे हवा में रखे थे, सेम चार्ज, पूरे के पूरे सेटअप को उठा के हमने किसी पानी के उसमें रख दिया, तो फोर्स इन वैक्यूम होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², और फोर्स इन मीडियम होगा 1/4πε Q1 Q2/r²। ये तो सेम ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये सेम ही चार्ज, सेम डिस्टेंस, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा आंसर आएगा F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू ε/ε0, और ये ही होता है कैपिटल के। इसको अपन εr भी कहते हैं। तो चाहे कैपिटल के बोलो चाहे εr बोलो, वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये जो εr होता है दैट यू कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं? रिलेटिव
permittivity of medium, relative permittivity of मीडियम, एंड दैट इज़ इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर अपॉन. तो यहाँ पे अगर फोर्स इन मीडियम है तो हम 8.83 नहीं रख सकते, मतलब 9 × 10⁹ गलत हो जाएगा. एप्सिलॉन की जगह पे ये तो आएगा ही, इसके साथ साथ रिलेटिव परमिटिविटी की भी वैल्यू आएगी. समझ में आया? तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये आपको पता होना चाहिए. किसी भी मीडियम का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है, जैसे वाटर है, तो व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस वाटर? दैट इज़ के, और वो इन फार्मूले से निकाला जा सकता है. तो ये दोनों फार्मूले आपको आते हैं एग्जाम में. गेटिंग माई पॉइंट? ओके. सो इसके बाद अपन लिखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बहुत बड़े नंबर के लिए कई बार पूछा गया है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, एज इट इज़ डेरिवेशन है, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन होता है. वेक्टर्स 11th क्लास में पढ़े, ठीक है. वेक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट था, 11th क्लास में नहीं भी समझा हो तो थोड़ा सा अब यहाँ पे ध्यान देंगे. Q1 Q2. अब ये बेसिकली तुमको पता है, अपन एक ओरिजिन लेते हैं, एनी ओरिजिन विथ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस. इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से इसका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं R1, इसका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं R2. और मान लो अगर यहाँ से ये वेक्टर चाहिए तो इसको बोलते हैं R12. आई बात समझ में? ये सबको पता है. R12 इज़ R2 माइनस R1. पढ़ा है ये? गेटिंग माई पॉइंट? अब मान लो अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, दिस इज सेपरेटेड बाय अ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी. आती है? और अगर मैंने R21 लिखा है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एरो इसकी जगह इधर आ जाएगा. ये बात समझ में आई? R12 का मैग्नीट्यूड हो चाहे R21 का मैग्नीट्यूड है, बोथ आर सेम, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है. ये डिस्टेंस 3 मीटर है तो 3 मीटर ही रहेगी. लेकिन R12 लिखा मतलब इस तरफ, R21 लिखा मतलब इस तरफ. तो ऑब्वियसली ये दोनों प्लस चार्ज है, एक दूसरे पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे. तो यहाँ पे फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1, ये नोटेशन याद रखना, ये बताता है फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1. 1 2 को धक्का देगा, रिपल्शन है, तो इस तरफ जाएगा फोर्स का डायरेक्शन. यस और नो? फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इन दिस डायरेक्शन. यस और नो? तो आपको पता है फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हम सिंपल निकाल लेते हैं. दिस इज़ राइट इफ़ यू ओनली कॉल्ड फॉर मैग्नीट्यूड. यदि हमें सिर्फ क्या देखना है? मैग्नीट्यूड देखना है. लेकिन यदि हमको फोर्स का डायरेक्शन बताना है तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इज़, उसका मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए, उसका डायरेक्शन भी आना चाहिए. यदि आपने यहाँ वेक्टर लगाया है मतलब इक्वल के बाजू में वैल्यू भी होनी चाहिए और डायरेक्शन भी मेंशन होना चाहिए, तो वैल्यू तो इसी से आ जाएगी. यस और नो? इसका डायरेक्शन बताना है तो मैं लिख सकती हूँ, देखो 2 तरीके हैं, ध्यान से देखना. फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 इस डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ R12 का यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर जो होता है वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है. यूनिट वेक्टर यानी होता है जिसकी वैल्यू होती है 1, मैग्नीट्यूड 1. तो अगर 1 को इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है. लेकिन ये R12 क्या बता रहा है कि फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 किसकी डायरेक्शन में है? R12 की डायरेक्शन में. R12 कहाँ है? इस तरफ. यस और नो? ठीक है. फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, चाहे ये इस पे लगा ले चाहे ये इस पे लगा ले, फोर्स का वैल्यू तो सेम है. लेकिन यहाँ पे अगर तुम R12 लिख रहे हो तो आगे आएगा माइनस. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन के ऑपोजिट है. या तो इसको ऐसा लिखो और या इसको लिखो
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, R21 का यूनिट क्या है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 ये होगा, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 ये होगा। गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म। तो हमको इन दोनों से क्या समझ में आया कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होती है। हमको पता है R21 इज माइनस ऑफ, ये दोनों यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है। तो हमको ये क्लियरली समझ में आ गया है। ऑन कंपैरिजन हम बोल सकते हैं कि ये दोनों फोर्स तो बराबर होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है, लेकिन अगर अपन वेक्टर बोलें तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस यू कॉल्ड एज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से लैंग्वेज में लिखते आना चाहिए। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो अभी हम देख लेते हैं आज की क्लास में, कंपैरिजन ऑफ कूलम्स लॉ विद ग्रेविटेशनल। कंपैरिजन ऑफ कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, हाँ। तो कंपैरिजन ऑफ कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ क्या होगा। ग्रेविटेशनल लॉ आपको पता है दो मास के बीच में लगता है, m1 m2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो यहाँ पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हम पढ़ चुके हैं। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, क्लास 11th में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब ये कूलम्स लॉ वाला फोर्स, ये होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अब दोनों ही फॉलो करते हैं, बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों क्या फॉलो करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। दोनों 1 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन इसका भी आपको NCERT में एक न्यूमेरिकल है, ये आप लोग को NCERT तो सॉल्व करनी ही है। NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। ये वाला न्यूमेरिकल है। अच्छा, अभी लास्ट में आएगा शायद एग्जाम्पल। तो बेसिकली ये दोनों फोर्सेस, हाँ ये दिस एग्जाम्पल 1.4 वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, आप इसमें करके देखेंगे, कल ये आप लोग समझेंगे न्यूमेरिकल में क्या लिखा है। मैं आप लोग को ये मैंने अभी आपको बताया था वेक्टर फॉर्म। इसके बाद ये जो है वो ये बता रहा है, ये सॉल्व करने पे भी समझ में आएगा। अभी मैं ये बता रही हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और कितने का मल्टीपल होता है, 10⁻39। मतलब ये दोनों फोर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो फोर्स उनके ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल में क्या है मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसमें आपको बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कुछ तो भी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, प्रोटॉन का भी वही चार्ज होता है। यहाँ पे चार्ज रखेंगे, बीच की वैल्यू रखेंगे, ये निकाल लेंगे। अब मास भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ प्रोटॉन पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, दोनों फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कंपैरिजन से हमें ये समझ में आया कि यूनिवर्स में 3 फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एक न्यूक्लियर फोर्स है जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है, जो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे, 12 में। तो बेसिकली इन तीनों फोर्सेस में अगर कंपैरिजन किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वीक फोर्स है।
Gravitational force is a weak force, whereas electrostatic force is a very strong force. Getting my point? Nuclear force is also very strong force. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा और ये कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा. ठीक है, आप लोगों को इसमें एग्जाम्पल 1.4 और एग्जाम्पल 1.5 करना है कल तक की क्लास तक. ओके, सो थैंक यू सो मच.